नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने चाइना से एक और इंडस्ट्री छीन ली है। यानी कि एक एक कर कर टारगेटेड वो काम कर रहे हैं जहां पर चाइना की दादागिरी थी पूरी दुनिया में, और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस की तरफ वो लेके जाते आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहा हूं, स्टील की बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगा जो आपने सुनी नहीं होगी और मोदी जी ने आपने देखा होगा लेकिन समझा नहीं है कि मोदी जी ने स्ट्रैटेजी कैसे बनाई और चाइना को कैसे मात दिया है। लेकिन चाइना भी चुप करके नहीं बैठा। एंड में आपको बताऊंगा चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है हमें काउंटर करने के लिए, और हमारे लिए भी कुछ सीखने की जरूरत है। अगर आप बिजनेस करते हैं आपके लिए बहुत बड़ा लेसन आज होने वाला है, क्योंकि आज भारत कुछ ऐसा पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव कर रहा है। चाइना भी हमारी चीजों को कॉपी करके गेम को डिफरेंट लेवल पर वो ले गया है। अब मोदी जी ने किया क्या? जो इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं जहां पर ग्लोबल ट्रेड के रूल्स हम रीराइट कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री है एज सिंपल एज टॉयज। अब आपने सुना होगा कि यार भारत जो है इंपोर्ट करता है। आपने पूरी मार्केट इंपोर्टेड टॉयज की आपने देखी होगी। जनरली वो चाइना से बने होते थे, लेकिन जो टॉयज जिससे हमारे बच्चे खेलते हैं वो अब भारत का सीक्रेट वेपन बन गया है ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर के अंदर। अब ये अचीव हमने किया पिछले सिर्फ 6 सालों में, और ये जो स्टोरी है आपको स्पीचलेस छोड़ देगी कि मोदी जी किस लेवल पर काम कर रहे हैं पूरी मिनिस्ट्री को इकट्ठा करके। एक टॉय को पूरे दुनिया में स्प्रेड करने के लिए 14 से 15 तो मिनिस्ट्रीज को इकट्ठा किया, तो ये पॉलिसी बनी है जिसके कारण आज हम दुनिया का इंपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर बन गए हैं। कभी सोचा था आपने? और इसके बारे में दुनिया की जो वर्ल्ड न्यूज है वो इसको कवर कर रही है कि किस तरह से फ्रॉम बीइंग ए इंपोर्टर वी हैव बिकम एन एक्सपोर्टर इन टॉयज। ये दुनिया बात कर रही है इसके ऊपर, और हमारे यहां पर मीडिया के ऊपर कोई असर नहीं इसका कि मोदी जी ने काम कैसे किया। अब इन नंबर्स की बात करते हैं। 2018 तक हम भीख मांग रहे थे दुनिया से कि भैया हमें टॉयज भेज दो। हम इंपोर्ट कर रहे थे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के चीप प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो फॉरेन की फैक्ट्रीज में बनते थे, जनरली चाइना में। हम डिपेंडेंट थे दुनिया के ऊपर, और दुनिया हमें देखती थी। चाइनीज मेरे पास हंसते थे, और तुम्हारे बच्चों के जो टॉयज हैं वो भी चाइना से बन के आते हैं। अब हमारा मुकाबला कैसे करेंगे? ये चाइनीज मुझे बोलते थे, और आज वही कंट्रीज हमारे से टॉयज को इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारा हार्ड अर्न्ड फॉरेन एक्सचेंज पहले बाहर जा रहा था अब वो वापस आ रहा है। 2018 में ये हाल था, और 2024 में आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत ऑलरेडी ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन चुका है। ये नंबर जो है, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। रेवोल्यूशनरी काम किया है सिर्फ 6 सालों में। आप सोच के देखिए 2014 से लेकर 23 तक भारत की जो एक्सपोर्ट्स थे ऑलमोस्ट नील थे। बिल्कुल भी हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम तो नेट इंपोर्टर थे। और अब ऐसा हाल हो गया है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है दे हैव इंक्रीज्ड बाय 636%। 636। दोस्तों ये छोटा नंबर नहीं है। ये सिर्फ 5 सालों में हमने ये अचीव कर लिया। वह कि फ्रॉम अ बैगर टू अ बॉस, ये टर्न अराउंड हमारा हुआ कैसे? पहले बात करते हैं कि मोदी जी ने किया क्या। पहला काम कि जो हमारे इंपोर्ट्स थे हमने उसको पहले कम किया। अब कम करने के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ रहा था, यानी कि इंपोर्ट्स को कम किया और जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको डबल कर दिया। ये किया कैसे? उसके लिए था एक विजनरी, आपको एक प्लानिंग आपको इंप्लीमेंट करनी थी, और एक स्पिरिट था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है टॉयज के अंदर। हम इंपोर्टेड टॉयज के ऊपर काम क्यों करें? क्योंकि जब इंपोर्टेड टॉयज आते हैं उनका कल्चर भी आता है साथ में, लेकिन जब आप खुद अपनी चीज को बनाते हैं आप अपने कल्चर के हिसाब से आप बनाते हैं। अब मोदी जी की जो विजन था इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर पास्ट गवर्नमेंट्स। पिछली गवर्नमेंट्स क्या करती थी कि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहती थी कि फॉरेन के यहाँ पर और प्लेयर नहीं आने चाहिए, और दे वर हाइडिंग बिहाइंड द वॉल्स। चाइना का माल भारत में फ्री ऑफ ड्यूटी आ जाए वो इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में नई इंडस्ट्री लगनी नहीं चाहिए। लेकिन और उनको लगता था कि भाई अगर ज़्यादा लगेंगी ना तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, उससे कंपनियां चलेंगी नहीं। मोदी जी अंडरस्टूड कि ये रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए इंडस्ट्री की, हमें प्रमोशन चाहिए। यानी कि हम बनाए वोकल फॉर लोकल, यहीं पर आता है। इसलिए हमें अपनी इंडस्ट्रीज को शील्ड करने की जरूरत नहीं है, हमें इन्हें स्ट्रेंथ देने की जरूरत है, इन्हें सपोर्ट देने की जरूरत है। और हमें जो ग्लोबल कंपटीशन है हमें उसे डरना नहीं चाहिए। हमें ग्लोबल कंपटीशन को डोमिनेट करना है। ये मोदी जी का विजन था।
तो हुआ क्या भाई, जो रेगुलेटरी जो बैकबोन होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको लेके आना जरूरी था। मोदी जी ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत का एक स्लोगन निकाला कि भाई आप हर चीज भारत में बनाइए, आप बनाएंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे। आज की डेट में फॉरेन की जो कंपनियां हैं वो भी भारत में बैठकर टॉयज बना रही हैं, भारत की कंपनियां तो बना ही रही हैं। यानी कि जो ये आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, ये दो चीजों ने ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। चाइना देखता रह गया कि कैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन हमने खिसका दी। लेकिन क्या ऐसे ही हो गया? उसके लिए मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक किया कि टॉयज तो आते हैं चाइना से, हमने कस्टम ड्यूटी जो थी फॉरेन के टॉयज के ऊपर, हमने उसको 20% से 60% कर दिया। उसके बाद भी टॉयज रुके नहीं, हमने 70 कर दिया। हम इंक्रीज करते गए ड्यूटी को, और सडनली जो फॉरेन टॉयज थे, दे जो हमें लगता था कि ये बड़े सस्ते हैं, दे बिकेम एक्सपेंसिव। और जो भारत के टॉयज थे वो स्मार्ट चॉइस बन गई हर घर के लिए, बिकॉज अफोर्डेबल थे। और मोदी जी वहीं पर नहीं रुके। 2020 में हमने एक सर्टिफिकेट शुरू कर दिया, BIS सर्टिफिकेट। ये मैंडेटरी था फॉर ऑल टॉयज, यानी कि एक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिसके ऊपर आप टॉयज बना सकते हो। चाइना वाले बहुत घटिया माल बनाते थे, वो BIS सर्टिफिकेट नहीं ले सकते थे। इसलिए हमने बोला यार आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, आप माल बनाइए। होता क्या था कि भारत के प्रोडक्ट्स इसलिए महंगे थे क्योंकि हम क्वालिटी के ऊपर काम करते थे। चाइना के पास कोई क्वालिटी का कोई मेजर नहीं है, वो घटिया प्लास्टिक को यूज करके जिसके बच्चों की मौत भी होती थी वो बनाते थे। BIS सर्टिफिकेट मिल नहीं सकता था, हमने इक्वालिटी का काम किया। जैसे ही उन्होंने BIS का सर्टिफिकेट लेना शुरू किया, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, ऊपर से 70% का इंपोर्ट ड्यूटी थी, दे बिकेम आउट ऑफ द गेम। और यही चीज़ है, ऊपर से मोदी जी ने दुनिया भर में जाके बोला देखिए हमारे जो भारत के टॉयज हैं इससे यूज कर खेल कर आपके बच्चे मरते नहीं हैं। चाइनीज वाले आपने यूज किए थे, कितने बच्चे मरे। यानी कि आपने ओपनली अपने आप को एडवोकेट करना शुरू कर दिया कि भारत की जो इंडस्ट्री है टॉय की, वो इक्वल फुटिंग के ऊपर है फॉरेन प्रोडक्ट्स के बराबर की। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपके वहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड में है वही हम यूज करते हैं। दोस्तों इसके लिए एक नेशनल प्लान बनाया गया। 14 मिनिस्ट्रीज में, पहले बोला आपको, उनको इकट्ठा किया गया। 14 मिनिस्ट्रीज ओनली फॉर अ टॉय जो आप यूज करते हैं। और ये 14 मिनिस्ट्रीज करती क्या थी, पहले तो उनको सबको इकट्ठा किया एक छत के नीचे, फिर उसके ऊपर पॉलिसीज बनाई गई। पॉलिसी मेकिंग ये थी कि अब वॉर प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी बाहर की कंट्रीज के ऊपर है वो खत्म हो जाए। और वॉर क्या था? वॉर था इंफीरियर क्वालिटी, घटिया माल हम नहीं बनाएंगे। और इकोनॉमिक जो कोलोनाइजेशन है ये वेस्टर्न पावर्स की या चाइना की, हम ये सहन नहीं करेंगे। अब उसके लिए फोकस आपको रखना चाहिए था। फोकस ये था कि जो हम टॉयज बनाएंगे वो इंडियन कल्चर के साथ रेजोनेट करें, एजुकेशनल टॉयज बनाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टॉयज बनाए, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट के साथ हम ये काम करें ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो। दैट मीन्स वी वर नॉट ओनली मेकिंग टॉयज, हम पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे थे जिसकी डिमांड थी दुनिया में। हमने देखा दुनिया में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, वो है एजुकेशनल प्रोडक्ट्स की, R&D की। हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद यहाँ तक कि मुझे हैरानी हुई कि जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो उन्होंने भी क्लस्टर्स बना के दिए हमें। यानी कि फैक्ट्री का और क्लस्टर का फर्क क्या होता है, एक क्लस्टर में हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्रीज होती हैं और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के पास बहुत क्लस्टर्स थे। उन्होंने 13 तो क्लस्टर्स टॉय इंडस्ट्री के लिए बना के दिए हैं। अब पूरे भारत में आपको क्लस्टर दिखते हैं जहां पर आपको टॉयज बनते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि पिछले 5-6 सालों में 30 तो ऐसे क्लस्टर बन गए हैं पूरे कंट्री के अंदर। ये फोर्ट्रेस है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की, और एक फोर्ट्रेस में कहीं किसी में 500 कंपनियां हैं, किसी में 1000 कंपनियां हैं और 30 क्लस्टर हैं। यानी कि 30,000 से ज़्यादा तो आपने कंपनियां खड़ी कर ली जो सिर्फ टॉयज बनाती हैं। दोस्तों अब इंडस्ट्री जो है उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया, क्योंकि जब आप पॉलिसी बनाते हैं पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि क्या पॉलिसी काम कर रही है। आपको गूज़बम्स आ जाएंगे ये सुनकर। 2014 से लेकर 2020 तक जो हमारे नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स थे वो डबल हुए, यानी कि बड़ा स्लो काम किया। हमारी जो डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट के ऊपर वो कम हो गई। ये तो हो गया एक चीज़। लेकिन उसके बाद जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है वो तो ऐसे है कि 5000%, 6000% का ग्रोथ आया है। ये हालत है नंबर ऑफ फैक्ट्रीज की विद इन लास्ट 6 ईयर्स। और ये जो इंक्रीज है ये सिर्फ हमने इंक्रीज इन क्वांटिटी नहीं किया कि हम नंबर ऑफ टॉयज, अगर हम पहले 10 लाख टॉयज बनाते थे अब हम 1 करोड़ टॉयज बनाते हैं, नॉट एट ऑल। हमने रेवोल्यूशनराइज किया क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इकट्ठा।
चाइना की जो दादागिरी थी वो थी क्वांटिटी के ऊपर, क्वालिटी वो बनाते ही नहीं थे। अब जो पूरा का पूरा जो शिफ्ट है हमारा टॉयज का, क्वांटिटी भी है क्वालिटी भी है, उसके ऊपर हमने बना दिया स्टेम बेस्ड टॉयज। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। हमने इसको फोकस किया क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा यही बिकते हैं। ऊपर से हमने बना दिया इको फ्रेंडली टॉयज, इंटरेक्टिव टॉयज, बायोडिग्रेडेबल टॉयज, ताकि एक सेटिंग हो गई कि पूरे इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर हम अपनी एंट्री ले सकें। अब इनोवेशन भी है, तो मोदी जी ने बोला यार मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉयज वो तो बनाने हैं, लेकिन साथ में आपको जो हमारा एम्बिशन है कि जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारा कल्चर है, हमारा सनातन है, उसको भी आपको कंबाइन करके चलना है। और हमने वही काम किया। जैसे यहाँ पे ट्रेड फेयर्स लगते हैं, इंडियन ट्रेड टॉय फेयर है, टॉय खातून है, ये सारे वो हैं जहाँ पर हमने शोकेस किया कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे टॉयज के थ्रू हम अपने कल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं। बाद में बताऊंगा चाइना ने हमारी पॉलिसी को कॉपी कैसे किया, ये भी बताऊंगा आपको, क्योंकि ये इनका दिमाग नहीं है, हमारे कॉपी करने का ही इनका फॉर्मूला है। ऊपर से हमने क्या किया, अपने माल को बेचने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। कहाँ पर? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अब तो यूके से भी हो गया है, जहां पर जीरो ड्यूटी के ऊपर हमारा माल जाता है उनकी मार्केट में। यानी कि आपने इंपोर्ट बंद करवा दिया और एक्सपोर्ट करने के लिए आपने एफटीए साइन कर लिए डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ताकि आपका माल बिके हायर प्रॉफिट के ऊपर। यानी कि अब जो हमारे टॉयज हैं, देवर जो बाकी की कंट्रीज हैं, देवर नॉट ओनली बाइंग आर टॉयज, दे वर वेलकमिंग देम विद ओपन आर्म्स, क्योंकि ड्यूटी फ्री सस्ता आपको माल मिल रहा था एंड अ गुड ऑल्टरनेटिव टू चाइना। यही है मास्टर स्ट्रोक जो मोदी जी ने किया। दोस्तों, हमारा मकसद ये जो अभी जो बता रहा हूं आपको, इट इज गेटिंग एक्साइटिंग एंड एक्साइटिंग। ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बात नहीं है, इट वॉज ऑल्सो अबाउट एंटरिंग इन टू द ग्लोबल सप्लाई चेन। जो दुनिया पहले सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी, सिर्फ इसलिए कि वो जल्दी से चीज़ों को बनाकर वो बेच सकते थे, आपने एक ट्रेड वॉर शुरू कर दिया चाइना के साथ। आपने टैरिफ बैटल किया पहले चाइना के साथ, फिर सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया और उसको फिर टेक ओवर कर लिया। स्टेबल करने के बाद, अपनी स्किल्ड लेबर को यूज़ करने के बाद, आपने पूरे दुनिया की सप्लाई चेन को चेंज किया है। जो डिपेंडेंट थी 100% चाइना के ऊपर, आज आपकी तरफ देखती हैं। और जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो अब ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं दुनिया के अंदर चाइना का। जब वो ऑल्टरनेट ढूंढते हैं तो भारत दिखता है उनको। जब उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो भारत मिलता है उनको। जब उनको रिलायबल सोर्स चाहिए तो भी भारत दिखता है उनको। अब गुजरात है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आप कहीं भी चले जाइए, आपको टॉयज के मैन्युफैक्चरिंग हब्स अब मिलने शुरू हो गए। अब तो कई लोग मुझे बोलते हैं इंडिया में कि भैया आपके पास कोई टॉय मैन्युफैक्चरर है चाइना में जो जॉइंट वेंचर करना चाहता है हमारे साथ, उनको बोलिए हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें। और ऊपर से पीएलआई स्कीम आ गई। पीएलआई स्कीम जो है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर लिंक्ड स्कीम थी, वो सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं थी, वो टॉय इंडस्ट्री को भी मिली है, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सुपर चार्ज वो हो सके। दोस्तों, अब जो टॉयज है, आपको देखिए जो ट्रेडिशनल टॉयज होते थे हमारे, वो थे वुडन के, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो गया, मोदी जी ने बोला वो भी बिकने चाहिए वुडन वाले, लेकिन साथ में जो कलरफुल डॉल्स होती हैं राजस्थान की, या जो क्राफ्ट के टॉयज होते हैं वेस्ट बंगाल के, यहाँ की इवन की जो डिज़ाइंस बनते हैं तमिलनाडु में, इन सबको कंबाइन कर हम अपने कल्चर को, हम लोग अपनी हेरिटेज को हम स्प्रेड कर सकते हैं पूरी दुनिया में। और ये हम सारा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं थ्रू प्राइड, थ्रू पॉलिसी एंड थ्रू इम्प्लीमेंटेशन। और जो डाइवर्सिटी है, हमारे हर स्टेट में डिफरेंट तरह के टॉयज बन रहे हैं, वही हमें सुपर पावर बना रही है टॉय इंडस्ट्री के अंदर। बाकी जो कंट्रीज हैं वो बनाती हैं, मास प्रोड्यूस करती हैं एक प्लास्टिक के चीज को, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वैरायटी को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, इनोवेशन को। सारा कुछ ऐसा चीज है, ऐसा पैकेज है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब चाइना ने क्या किया, चाइना को पता लग गया कि हमारी डाइवर्सिटी को वो कॉपी नहीं कर सकते, उन्होंने किया काउंटर अटैक। देखिए, उन्होंने हमारी पॉलिसी को भी कॉपी किया, ट्रेडिशन को, और उन्होंने क्या किया, हम बिजी थे मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करने में, चाइना डिफरेंट गेम में चला गया और स्मार्टर गेम खेली है, और हमारे लिए सीखने के लिए कि आगे जाकर हमें क्या करना चाहिए वो भी उन्होंने किया है, और एक डेंजरस गेम उन्होंने खेलनी शुरू कर दी। अभी आपने सुना होगा लाबूबू, लाबूबू उन्होंने लॉन्च कर दिया, एक लिटिल डॉल जिसके कान, नाक, सारा जो ऐसा है जैसे कि ऐसे लगता है कि अभी आपको काट लेगा, बिल्कुल हार्मलेस लगता है आपको,
लेकिन दोस्तों ये हार्मलेस नहीं है, ये सिंगल टॉय ने पूरी मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, यहां तक कि जो डिज्नी है और इंटेंडो है वो नंबर 1 और 2 है, नंबर 3 पे पहुंच गया है। लाबूबू अभी शुरू हुआ है और थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दर्जा मिल गया इसको। आप सोच भी सकते नहीं है कि 46 बिलियन डॉलर की सेल है एक प्रोडक्ट की, 46 बिलियन, और भारत एक्सपोर्ट करता है 3 बिलियन की टॉयज की पूरी दुनिया को। अब ये हुआ कैसे कि एक कैरेक्टर जिसका किसी ने 5 साल पहले नाम भी सुना नहीं था, वो चाइना की इतनी सॉफ्ट पावर बन कैसे गया। दोस्तों उसका रीजन था, पहला काम क्या किया, चाइना ने सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं किया, उन्होंने पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदा और पूरे दुनिया में बोल दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है। फिर उन्होंने काम किया ब्रांड के ऊपर कि मुझे ब्रांड खड़ा करना है और मुझे ये लाबूबू के थ्रू कल्चरल जो चीज़ है, जो मोदी जी कर रहे हैं अपने कल्चर को टॉयज के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे चाइनीज कल्चर को दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। एंड दे स्टार्टेड मेकिंग द वर्ल्ड फॉल इन लव विद चाइनीज कैरेक्टर्स, चाइनीज स्टोरीज, चाइनीज ड्रीम्स। अब तो हॉलीवुड के अंदर आपको ये लाबूबू के जो डॉल्स हैं वो उनके एक्टर्स लेकर चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने उसके ऊपर पैसा लगाया। जो लाबूबू डॉल्स हैं दे वर स्पॉटेड विद इवन रिहाना के हाथ में आपको दिखेगी, जो सुपरस्टार्स हैं जैसे लीजा है उसके हाथ में आपको ये डॉल्स दिखती हैं। यानी कि दे वर नॉट जस्ट टॉयज, ये फैशन का एक स्टेटमेंट बन गया था जिसके ऊपर काम किसने किया, चाइनीज गवर्नमेंट ने। ये स्टेटस सिंबल बन गए आपको अब आज की डेट में। और जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े जो ये लोग हैं, ये सारे एम्बेसडर्स बन गए चाइनीज कंपनी के लिए। लाबूबू की एक जो डॉल है, सिर्फ एक डॉल, ये बिकी है 1,67,000 डॉलर्स की ऑक्शन के अंदर। एक डॉल 1,67,000, यानी कि एक महंगी से महंगी जो गाड़ियां हैं उससे ज्यादा एक छोटी सी डॉल है। इट इज मोर प्रेशियस देन ज्वेलरी ऑल्सो। इतना बड़ा ब्रांड इन्होंने बना दिया। अब ये किया कैसे? जो लाबूबू का मॉडल है वो ये है कि आप जब जाते हैं, आप ये नहीं बोलते मुझे ये वाली डॉल चाहिए, आपको एक ब्लाइंड बॉक्स दिया जाता है सील्ड। जब आप खोलेंगे तो पता लगेगा अंदर कौन सी डॉल है। और हर एक डॉल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस की है, बहुत मॉडल्स बनाए हैं इन्होंने, लेकिन आपको डब्बा खोलने के बाद पता लगता है, यानी कि आप ऐसे लगता है आपको जैसे कि आप जुआ खेल रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर गैम्बलिंग। और ये जो शॉपिंग है, आप हमेशा जाते हैं, आपको डिफरेंट तरह की डॉल मिलती है। उसके बाद होता क्या है, सपोजिंग आपके पास डॉल आ गई जो कि सेम है जो पिछली बार थी, तो किसी और के पास भी 2 डिफरेंट है, आप एक दूसरे से सोशल मीडिया के ऊपर एक्सचेंज पॉलिसी बना लेते हैं कि यार तू मुझे ये वाली दे दे, मैं तो ये वाली अपनी वाली दे देता हूँ। तो उससे क्या कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इंटरेक्शन है वो शुरू हो गया। शॉपिंग बिकेम एडिक्शन और सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन वो शुरू हो गया। ब्यूटीफुल मूव जो उन्होंने किया, ये सीखने वाली बात है। मैं कोई ये नहीं है कि चाइना की बढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, हमने जो किया रिमार्केबल है, लेकिन जो चाइना ने किया है वो भी माइंड ब्लोइंग है। और अब हमारी जो कंपनीज है उन्हें ब्रांड के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, अभी इन्होंने हमें कॉपी किया, हमें इनको कॉपी करने में क्या दिक्कत है। और जो इनकी सेल्स है दोस्तों लाबूबू की, वो अगर आप देखेंगे कि हर साल 8 टाइम्स यानी कि 800% वो इंक्रीज हो रही हैं, या उनकी जो सेल्स हैं वो 1290%, 1289% वो इंक्रीज कर रही हैं स्टोर्स के अंदर। और जो साउथ एशिया है वहाँ पे तो आग लगी पड़ी है, अब तो अमेरिका, यूरोप सभी इसको खरीद रहे हैं। मैंने एक चीज़ और देखा कि ये जो मॉडल था, मॉडल क्या था आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि इनका मॉडल क्या है। 3 पार्ट थे इनके बिजनेस मॉडल के। सबसे पहला ब्रिलियंट, भी आप प्रीमियम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप क्लेम करो। दूसरा, उसको जो रिटेल का जो एक्सपीरियंस है उसको करने के लिए आप इसको जुए के साथ जोड़ दो, क्योंकि लोगों को हर एक को जुआ खेलना और सरप्राइज एलिमेंट हर एक को अच्छा लगता है। ब्लाइंड बॉक्सेस को डाल दिया, यानी कि आपने एक आर्टिफिशियल ऐसी स्केर्सिटी डाल दी कि लोगों को जाना ही पड़ेगा इसको खरीदने के लिए। और तीसरा इन्होंने किया एम्पलीफाई किया सोशल मीडिया के थ्रू, सेलिब्रिटी के साथ इन्होंने एंडोर्समेंट्स लिए बड़े बड़े लोगों के साथ, ताकि इसे एक ब्रांड की तरह, एक आइडेंटिटी की तरह लोगों को दिखाया जाए। चाइना ने टॉयज नहीं बेचे जैसे हम बेच रहे हैं कल्चर को, इन्होंने कल्चर एंड ड्रीम्स एंड एक्सपीरियंस तीनों को कंबाइन कर दिया। सीखा हमसे ही है
कि कल्चर को कैसे स्प्रेड करना है, और इन्होंने कॉपी करने के बाद उसको, आपको मालूम है कि चाइना कॉपी बहुत जल्दी करता है, उसके बाद उसको बीट भी करता है। अब भारत के और चाइना के जो मॉडल है उसमें फ़र्क क्या है? देखिए, दोनों में फ़र्क है स्ट्रैटेजी का। इंडिया अंडरस्टैंड करता है, मेरे मोबाइल को क्या हो गया, अभी भारत ने और चाइना में फ़र्क क्या था? भारत ने फोकस किया कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे, और चाइना ने फोकस किया कि हम ब्रांड बनाएंगे। हमने फैक्ट्रियां बनाई, इन्होंने फैंटेसीज को क्रिएट किया। हमने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करी, कैप्चर करने की कोशिश करी, इन्होंने माइंड को, लोगों के माइंड शेयर को कैप्चर कर लिया। हमने मार्केट शेयर को कैप्चर किया, इन्होंने माइंड शेयर को कैप्चर कर लिया। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, इन्होंने, और विद एंड कल्चर, चाइना ने अपना कल्चर एंड प्रोडक्ट दोनों ब्रांड को इन्होंने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। और यही वेकअप कॉल है हमारे बिजनेसमैन के लिए भी, कि अगर आपको वाकई में जो हमने अचीव किया, मैं पहले बोल रहा हूं, इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। हमने चाइना की जो ट्रेडिशनल टॉय की इंडस्ट्री थी उसको तहस नहस कर दिया है। तो ये इन्होंने क्या किया, एक कैरेक्टर बनाया और $47 बिलियन का एक कैरेक्टर बेच रहे हैं वो सिर्फ पूरी दुनिया में, और लाइन लगा के बिक रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। इट इज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड इन द लास्ट ओनली 5-6 ईयर्स। 6 सालों में हमने चाइना की वाट लगा दी, चाइना ने उसी 6 सालों में अपना ब्रांड खड़ा कर लिया। और ये स्पेक्टेकुलर है, हमारी रेवोल्यूशन भी और चाइना की रेवोल्यूशन भी, दोनों स्पेक्टेकुलर है। दोनों की स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ने मार्केट शेयर को कैप्चर किया, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना ने जहां पर अपनी पकड़ को लूज किया था, वहां पर चाइना ने दोबारा से एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया विच इज अनमैच्ड। और यही डाइवर्सिटी जैसे भारत की है, अनमैच्ड है, चाइना की स्ट्रेटजी भी अनमैच्ड है। और ये जो चीजें हैं, ये दुनिया इसको काउंटर नहीं कर सकती। और इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि भारत का और चाइना का जो कंपटीशन चल रहा है अभी टॉय इंडस्ट्री में, ये रिमार्केबल है। और दुनिया दोनों फंस रही है। कैसे? ब्रांड लेना तो चाइना के पास जाते हैं, क्योंकि अभी हमने अपना ब्रांड बनाना शुरू नहीं किया है, या बन गया है मुझे मालूम नहीं है। प्लीज मुझे शेयर कर देना कि हमारा ऐसा कौन सा ब्रांड है जो पूरी दुनिया में पागलों की तरफ बिक रहा है, जैसे चाइना का लाबुबू है। लाबुबू के ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाई, कैसे इंप्लीमेंट किया, तो मुझे प्लीज कमेंट में डाल देना। आई विल मेक इट फॉर यू। मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं लाबुबू की, कि किस तरह से इन्होंने कैसे काम किया है, कैसे इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। बट अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो ही बनाऊंगा। और जो हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं हु थिंक लाइक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो है उसको अब एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना पड़ेगा। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि हमें पैसे कैसे बनाने हैं। आपको अगर काम करना है, आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा कि भाई आर्टिस्ट तो मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन इसको ब्रांड कैसे बनाना है पूरी दुनिया में। अगर आप में से कोई टॉय इंडस्ट्री के अंदर है एंड यू रियली वांट योर थिंग्स टू बिकम लाइक अ ब्रांड, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल। आई विल हेल्प यू आउट कि आपके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे लेके जाना है और कैसे एक ब्रांड बनाना है। आई विल हेल्प यू आउट। अगर चाइना कर सकता है, जिनके पास दिमाग नहीं है, व्हाई नॉट अस? हमारे पास तो सिविलाइजेशनल एक इन्फ्लुएंस है विच कैन बी यूज्ड। सो दैट्स दो, आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग का फाउंडेशन ऑलरेडी बन चुका है विच इज रॉक सॉलिड। अब बारी है कि आपको सेल्फ रिलायंट बन गए हैं, आत्मनिर्भर बन गए हैं, वोकल फॉर लोकल आपने करना शुरू कर दिया। अब अल्टीमेट गेम एक ही है कि दुनिया को भारत के टॉयज के साथ प्यार होना चाहिए जैसे लाबुबू के साथ है। और ये जो इंडियन कैरेक्टर्स हैं, ये ग्लोबली, जैसे मिक्की माउस एक ब्रांड बन गया, भारत का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो दुनिया में एक ब्रांड बन गया हो? और नाउ जो मैं चेरिश कर रहा हूं कि हमने ऑलरेडी चाइना की वाट लगा दी, अब मैं अगली बार चेरिश तब करूंगा जब हमने एक अपना ब्रांड लाबुबू टाइप्स पूरे दुनिया में, वो बेशक वो रामायण का करेक्टर हो या महाभारत का करेक्टर हो या कोई भी करेक्टर हो, मुझे ये नहीं है कि मैथोलॉजी से होना चाहिए, आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन एक ब्रांड दुनिया में अब गूंजना चाहिए भारत का। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।